नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। दोपहर के विशेष कार्यक्रम में जो हम 3 बजे कर रहे हैं लगातार, हर दिन हमारे साथ एक साथी होते हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं। और हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि स्टेट को ध्यान में रखें। गिलवेस्टर भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। गिलवेस्टर भाई नमस्कार। गिलवेस्टर भाई केरल से हैं, यूँ तो पूरा देश इनका है, लेकिन केरल में रहते हैं तो केरल की खबरों से ज़्यादा अवगत रहते हैं। केरल के खबरों को जमीन से जानते हैं वो, कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हमारी कोशिश है कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन की खबरें और वहाँ का क्या रिएक्शन है वो हम आप तक पहुँचाएं। आमतौर पे जो हिंदी खबरें हैं या हिंदी चैनल जो है या हिंदी यूट्यूब चैनल भी जो है, हिंदी मीडिया जो है, सोशल मीडिया हो या कोई और हो, उसमें हिंदी पट्टी के प्रदेशों की चर्चा तो होती है, लेकिन जो नॉन हिंदी है, वो चाहे साउथ के राज्य हैं, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, इवन झारखंड, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। हमारा प्रयास है कि पूरे देश की हम चर्चा करें और देश में क्या चल रहा है वो हम अवगत हों। गिलवेस्टर भाई, जो कुछ हुआ पिछले दिनों, और हालत ये है कि जंतर मंतर का इतना भारी असर हुआ है कि पहली बार सरकार जो है विपक्ष का सामना करने से भाग रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों संसद नहीं आए हैं, संसद का सत्र खत्म होने को आ गया और अब तक नहीं आए हैं। और विपक्ष जो है हमलावर है, और विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दो, विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जवाब दो, और जवाब दो कि जो पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है आम युवकों पे, छात्रों पे, छात्राओं पे, जो लाठी चार्ज किया है, वो आदेश किसने दिया। अब आदेश किसने दिया ये बताने को तैयार नहीं है और इससे बच के भाग रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, अब तो सिद्धि विनायक में भी चढ़ावा चोरी की खबर है कि सिद्धि विनायक में भी चढ़ावा चोरी हो रहा है कई साल से। और इन मांगों को लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर है, इकट्ठा है। और बहुत तरीके से तूल देने की कोशिश की कि आप मोड़ दें पूरे प्रकरण को। जैसे लड़कियों के गाली देने वाले सवाल पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो है बड़ा जो है गड़बड़ है, कल्चरल शॉक लगा उनको कि लड़कियां गाली दे रही। लेकिन वो भी उल्टा पड़ गया किलवेस्टर भाई। लोगों ने कहा कि आप जब गाली दे रहे थे तो कल्चरल शॉक नहीं था, लड़कियां दे रही है तो कल्चरल शॉक है। केरल में क्या इम्पैक्ट है इस पूरे प्रकरण का, जितना मैंने जिक्र किया। धनंजय जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, केरला में ये मुद्दा काफी चर्चा में आया। जितने दिन ये सीजेपी की जो जंतर मंतर में जो एजिटेशन चला, उस दौरान पूरा केरला के अंदर जो है ये चर्चा में रहा। यहाँ की मुख्य धारा की जितनी भी चैनल्स हैं, उन्होंने अपने प्राइम शो में इन बातों, इस पूरे आंदोलन के लिए काफी समय हटा के रखा था चर्चा के लिए। और वहां से भी लाइव रिपोर्टिंग यहाँ के जो मलयालम चैनल्स हैं वो भी लगातार दे रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रास रूट में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं केरला के, और खास तौर पर केरला के टीवी चैनल्स का मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि अन्य राज्यों के टीवी चैनलों से केरला के टीवी चैनल्स अलग हैं। उसका कारण ये है कि अगर कुछ जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, हरियाणा में होता है तो इनके रिपोर्टर्स वहां पहुंचते हैं और वो लोग वहां से मलयालम में रिपोर्टिंग करके केरला की जनता को उसकी इस बात का उसको अवगत करवाते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा नेटवर्क केरला की मीडिया का पूरे इंडिया में है। क्योंकि मुझे भी हैरानी होती है कि हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाकर केरला के रिपोर्टर जो दिल्ली स्थित हैं, वो वहां जाकर रिपोर्टिंग करके अगर कोई बहुत बड़े हादसे या कोई इंसिडेंट, पॉलिटिकल इंसिडेंट होते हैं, तो उस वजह से केरला का जो दर्शक है या केरला की जनता है, वो क्योंकि पॉलिटिकली काफी अवेयर जनता है, उसको पॉलिटिक्स में बहुत रुचि है। तो चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो, प्रेशर जो है जनता का टीवी मीडियम के ऊपर है। इसी वजह से जो है ये प्रेशर की वजह से, क्योंकि इंफॉर्मेशन मांगती है केरला की जनता,
तो उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए यहाँ के टीवी चैनल्स को भी जो है लगातार ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो उस वजह से लगातार जब भी ये आंदोलन पूरा चलता रहा, उस दौरान बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा। और वैसे भी केरला का इसमें एक जो मुझे लगता है कनेक्शन ये भी था, क्योंकि आपको पता है केरला में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है केरला की। उसी तरह सीपीआई भी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस तो खैर सत्ताधारी पार्टी है ही। लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान जो वामपंथी पार्टियों का रोल रहा है, खासतौर पर दिल्ली में वामपंथी पार्टियों के सब बड़े दिग्गज नेता वहां पे लगातार जाते रहे हैं और वो जाकर उन्होंने जो है अपना सॉलिडारिटी, अपनी एकता उनके साथ जो जताई है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक और खास रहा गिलवेस्टर भाई की जो हालांकि चर्चा उनकी कम हुई, जो वाम दलों के जो छात्र संगठन है, जी उन जी जी छात्र संगठनों के लोग वहां आंदोलन में थे। और जी आयशा की जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेहा बोरा, वो तो उसने तो जी बाकायदा जो है सोनम वांगचुक से ज्यादा समय तक आमरण अनशन किया। जी और वहां शबाना आजमी गई वहां और लोग गए, उन्होंने उनका जो है उसका ये तुड़वाया। तो वो बड़ी चर्चा इस बात से हुई। वाम दल तो यहाँ सक्रिय थे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, इसमें क्योंकि आपने सुना होगा कि चाहे सौरभ दास हो, चाहे आशुतोष रंका हो और अभिजीत हो, उन्होंने खास तौर पे ये बात उठाई थी कि जो वाम दलों के जो छात्र संगठन है, उनकी वहां पे जो उपस्थिति थी, उससे उनको काफी फायदा हुआ, क्योंकि वो पॉलिटिकल डायरेक्शन जो आंदोलन को मिलना चाहिए था, वो उनके वहां रहने से बहुत मिला। और साथ में जो भी वहां पे स्लोगन्स हुए थे, वो भी लंपन स्लोगन्स नहीं थे, वो काफी जो है आम जनता से जुड़े हुए स्लोगन वो जो है वहां पे उठाए गए। और जो भी नारे आए वो किसान के, मजदूर के, उन सबको जोड़ते हुए, आम जनता के जरूरतों को छात्रों के आंदोलन के साथ जोड़ते हुए जो है एक दिशा, एक निर्देश दिशा वो वहां से तय हुई है। और उसी का उसका एक जो बहुत बड़ा योगदान है वो वाम दलों की जो ये छात्र संगठन है उनकी वजह से हुआ है। और दूसरा ये कि उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो इस आंदोलन के नेतृत्व स्थान की तरफ जाएं। वो एक बड़ी बात थी। उन्होंने इसको हाईजैक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपना एक जो है साइड से इसको पूरा समर्थन भी किया और उसमें शामिल भी हुए। लेकिन जो लीडरशिप है सीजेपी की, उन्हीं के हाथ में इसको जो है पूरे आंदोलन को उन्होंने रखा और उनके पीछे ये लोग लामबंद हुए। और वो मैसेज केरला के अंदर भी बहुत जबरदस्त ढंग से गया है, क्योंकि केरला की जनता ने जब देखा कि देखिए ये सारे छात्र इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, तो पॉलिटिकली जो है इन्होंने माइलेज उठाने की कोशिश नहीं की। और उसका एक जो अच्छा इम्पैक्ट जो है वो केरला की जनता के बीच में भी गया है कि वाम दलों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको समर्थन देकर उसको और मजबूत करने की कोशिश की। और एक और धनंजय जी बात इसमें ये भी जरूरी है कि जो छात्र संगठन जो इसमें शामिल हुए हैं वो लगातार कई मुद्दों पर बात करते आए हैं। नीट भी है जिसमें नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और इनके कई मुद्दे जो है काफी सालों से, काफी दशकों से ये सारे मुद्दे उठाते आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हुआ है। तो जो नारे हैं इनके, वो नारे, और जो सीजेपी ने नीट का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उसके साथ उसको जोड़ने में ये लोग कामयाब हुए, वो बहुत बड़ी बात है। और ये सीजेपी के जो नेता हैं उनका भी ये मानना है कि नीट परीक्षा या जो परीक्षा का लीक, पेपर का लीक होना है, वो सिर्फ एक मुद्दा है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो है हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था, हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम, हिंदुस्तान में एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो दखलंदाजी हो रही है। और इसमें एक और जो मुद्दा मुझे नजर आया, जो कि मेरे ख्याल से सीजेपी वालों ने भी बाद में उसको एक्नॉलेज किया, वो ये है कि जो संघ परिवार आरएसएस का जो उसकी घुसपैठ हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में। आप अगर केरला की यूनिवर्सिटीज का भी ले लीजिए अगर ब्यौरा, तो आपको पता चलेगा कि केरला की यूनिवर्सिटी में भी जो ज्यादातर वाइस चांसलर्स हैं वो सब आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और यहाँ पर जो भी गवर्नर रहे, पहले आरिफ मोहम्मद खान थे, उन्होंने भी ये कोशिश की कि संघ के लोगों को जो है इसमें भरा जाए। उसके बाद अभी जो आए हैं आर्लेकर साहब जो गोवा से, विश्वनाथ हाँ, आर्लेकर, हाँ। राजेंद्र आर्लेकर, वो भी संघ के राजेंद्र प्रचारक आर्लेकर। प्रचारक रहे हैं, वो संघ के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। तो उनका भी यही रहा है हमेशा नजरिया कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें ज्यादातर अपने लोगों को जो है लाया जाए। तो उससे क्या हुआ है कि जो एक जनता की तरफ से, खासतौर पर जो गैर आरएसएस या गैर भाजपा के जो एक लोग हैं, वो उन्होंने इसका लगातार विरोध किया है। और वो ही विरोध जो है वो हमारे को
जो आपने वहां, जैसे अब राहुल गांधी की भी बात ले लीजिए, राहुल गांधी अपने हर स्पीच में ये बात हमेशा दोहराते हैं कि 99% इंस्टीट्यूशंस को जो है आरएसएस ने अपने कब्जे में ले लिया है, और उसी की वजह से आज जो है छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में हो गया है। तो ये वैसे नहीं है कि सिर्फ एक कोई पॉलिसी आई उसकी वजह से हुआ, ये एक पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने बदलने की कोशिश की है और पूरा करिकुलम में उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है। जिस तरीके से इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें उन्होंने घुसपैठ करके उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है व्यापक स्तर पे किया जा रहा है। तो इतने व्यापक स्तर पे जब किया जाता है तो जाहिर है कि उसका विरोध या उसको काउंटर करने के लिए उतना ही व्यापक तरीके का एक जो है आंदोलन या एक मूवमेंट खड़ा होना जरूरी होता है। गलवेस्टर भाई, जो वाम दल कांग्रेस दोनों वहां जो है, सीजेपी तो था ही, कांग्रेस भी अपने तरीके से सपोर्ट कर रही थी पूरे देश में चीजों को, छात्रों के गूंज वगैरह वगैरह, राहुल गांधी का जो आपने जिक्र किया चल रहा था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ था। और बीजेपी और संघ जो है वो वहां भी कहते हैं हम बहुत मजबूत हो गए आपके केरल में। एक कोई नेताजी हैं क्या, मोहन जी, मोहन दास उनका नाम है। मोहनदास जी। हाँ, वो तो कहलाते हैं कि वो थिंकर है, वो आरएसएस थिंकर है। और आरएसएस थिंकर बोलते हैं कि वहां पे हम रहते तो गोली चलवा देते, छात्रों को मार दिया जाना चाहिए, लड़कियों को रेप किया कर दिया जाना चाहिए। ये इतना घटिया बयान जो है जब दिया मोहनदास जी ने, तो क्या, चूंकि वो बड़ा पढ़ा लिखा स्टेट है, बिहार नहीं है वो बेहद पढ़ा लिखा स्टेट है, रिच स्टेट है, वो आधी से ज्यादा आबादी वहाँ, रेमिटेंस का पैसा वहां आता है, और बड़ा संपन्न स्टेट है। उस स्टेट में क्या रिएक्शन रहा है, कैसे इस किस्म के लोग वहां रहते हैं, इस किस्म के लोग थिंकर हैं जो कहते हैं कि गोपी गोपी जो एक आपके एक्टर है, जो इनके मंत्री भी हैं, क्या उन्होंने उस पर भी कोई रिएक्ट किया? किस तरह से समाज ने रिएक्ट किया उनके इस बयान पर? देखिए धनंजय जी, केरला के अंदर आरएसएस काफी मजबूत है, जो आप भी जानते हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे अधिक शाखाएं भी लगती हैं। लेकिन ये जो दूसरा चेहरा है ये हमेशा पीछे रहता है, और जो घृणा और जो जो एक दूसरे के खिलाफ जो हेट्रेड है वो सोशल मीडिया में भर के आता है। ऐसी बात नहीं है कि केरला में वो नजर नहीं आता है। बाहर से लगता होगा कि केरला बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो यहाँ रहते हैं तो हमें पता है। लेकिन यहाँ क्योंकि इसके काउंटर में बहुत जबरदस्त एक शक्तिशाली प्रतिरोध होता है या रिएक्शन होता है, इस वजह से जो है उनको काउंटर करने में यहाँ पे ज्यादा ताकत नजर आती है। लेकिन वो हेट्रेड जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा फैलाया भी जाता है। काफी लोग हैं यहाँ पे भी, बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ी आईटी सेल की, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो हमेशा जो पर्दे के पीछे कहते थे, इस बार मोहनदास ने इसको बड़े खुल के बोला, और वो ये मानना पड़ेगा कि वो एक रेवलेशन था कि इतना भी कोई घृणित रूप से पब्लिकली, वो भी अपने टीवी प्रोग्राम जो इनका यूट्यूब चैनल है उसमें ऐसी बात कर सकता है। ये किसी के जो है बहुत ही ज्यादा झकझोरने वाली बात थी। सबको इसका एक झटका लगा, खासतौर पर जो बाकी आम जनता है। और जिस तरीके से बात कही गई, और यहाँ पे और भी कई हैं, दो तीन जो भाजपा के नेता हैं वो भी लगातार यही इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऐसे लफ्ज कि जो वहां पर है वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग तो हमेशा कहते ही रहते हैं, नक्सल, अर्बन नक्सल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको कोई लेना देना नहीं है, फटीचर लोग हैं। इस तरीके की बात जो है लगातार होती है। लेकिन जो मोहनदास ने कहा, और वो भी यहाँ पे आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, आरएसएस के जो वैचारिक उसके प्रमुख रहे हैं पहले, तो ऐसे इंसान की तरफ से ये सब बोलना, इसका जो है एक एक्सपोज जो उन्होंने अपने आप को किया, उन्होंने अपने विचारधारा के लोगों को भी उसी तरह से किया। हालांकि आरएसएस ने इससे जो है कन्नी काटी, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इनके जो है व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन जो मैं जैसे कह रहा था कि कोशिश ये की जा रही थी भाजपा की तरफ से भी, जो लाइन उनको दिल्ली से मिली थी उसी लाइन को भाजपा का जो यहाँ के राज्य का इकाई है और यहाँ के जो नेता हैं वो भी लगातार इसी के ऊपर जो बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, प्रधानमंत्री को गाली दी गई है करके बार बार ये जो है यहाँ पे चर्चा में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन उसका काउंटर ये भी था कि प्रधानमंत्री इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है, और वो लोकतंत्र से जीत के आए और प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक तरीके से वो
जीते हैं और सरकार चुनी गई है, तो जनता जो है कई बार कोई अपशब्दों की बात करती है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ क्या नहीं बोला लोगों ने, या फिर नरसिम्हा राव के खिलाफ क्या नहीं बोला, मनमोहन सिंह के खिलाफ क्या नहीं बोला। तो ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं हुआ है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो ये कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा यहाँ पे भाजपा का जो नैरेटिव है वो सफल नहीं हो पाया। और एक जो बच्चों के बीच में, खासतौर पर जो युवा के बीच में एक संतोषजनक बात ये हुई है कि जो ये जीत वो देख रहे हैं, उनको लगने लगा है कि इस सरकार के साथ भी जो है वो दो हाथ कर सकते हैं और उनको जो है वो पटकनी लगा सकते हैं। ऐसा युवा के अंदर एक जो है आत्मविश्वास बढ़ा है इस आंदोलन के बाद। जी। तो एक और बात बतलाइए कि जो उन्होंने कहा, हालांकि आपके यहाँ का पुराना इतिहास भी अगर देखें, वो त्रावणकोर के राजा थे, वो क्या करते थे वो भी इतिहास में दर्ज है। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री की बात नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात है। कि वो जो है जो दलित और पिछड़े समाज की महिलाएं होती थी, उनको जो है कमर से ऊपर कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, और अगर पहने तो आपको स्तन टैक्स देना पड़ता था, ब्रेस्ट टैक्स लेते थे। वो वही का इलाका है वो। फिर ये भी हुआ कि ये नंबूदरी पाद जो ब्राह्मण है वो दूसरे गैर ब्राह्मण स्त्रियों से संबंध बनाएंगे और सबको पवित्र करेंगे, है ना। जी। इस तरीके की विचारधारा वाले लोग जो है, और उसी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग जो है, आरएसएस के लोग वहां बड़े मजबूत हैं। तो जाहिर है मजबूती इस वजह से होगी। लेकिन क्या वहां भी प्रदर्शन हुआ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ? क्या वहां पेपर लीक का इशू नहीं है? धनंजय जी, आपने ये जो सुझाया कि त्रावणकोर के समय क्या क्या हुआ, बहुत बड़ी बात आपने की है। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इतिहास का। यहाँ पे दलितों का एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, और वो संघर्ष जो यहाँ पे लड़ा था वो अय्यंकाली करके एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। वो तिरुवनंतपुरम जिला से ही हैं वो। उन्होंने क्या किया, वो लोग सब जो है ये खेती हर मजदूर समुदाय से थे वो लोग, और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्राइक इन मजदूरों का, खेती और मजदूरों का स्ट्राइक। आप ये देखिए कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले, 1917 से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन तिरुवनंतपुरम जिला के दक्षिण इलाकों में किया, जहां पर इन सब ने जो है काम करना बंद कर दिया। और मांग क्या थी? वो हायर वेजेस की या उनके तनख्वाह की मांग नहीं थी। मांग ये थी कि उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए पढ़ने के लिए। उस टाइम दलितों के साथ बहुत ज्यादा छुआछूत था, उनको कितने फीट दूर रखा जाता था। और ऐसे में एक समाज सुधारक आया जो खुद अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि अगर तुमने हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया तो हम तुम्हारे जो ये खेत हैं उसमें हम काम नहीं करेंगे। और ये काफी दिन तक चलता रहा संघर्ष, और आखिर में यहाँ के राजा ने ये ऐलान किया कि बच्चों को, दलित बच्चों को जो है पढ़ाया जाए। और जिस दिन ये एक बच्ची को लेके ये सोशल रिफॉर्मर इस स्कूल में गए, उसके थोड़ी देर बाद उस स्कूल को जला दिया गया। यहाँ के जो उच्च जाति के जो लोग थे, दमंग लोग थे, उन्होंने उस स्कूल को जला दिया। और आज भी वो स्कूल उस नाम से, पंचमी उस लड़की का नाम था जो प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाने गए थे उसको, उसी के नाम पे आज जो है गवर्नमेंट स्कूल वहां पे चलता है। तो ये एक हिस्टोरिक इसका बैकग्राउंड है केरला के अंदर, जो एक एजुकेशन के लिए आंदोलन जो है कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे हुआ है। तो जहां तक बात रही है कि क्या केरला के अंदर आंदोलन हुए अभी इस दौरान, यहाँ पे जो आंदोलन ज्यादातर थे वो उसके समर्थन में किए गए, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे यहाँ पे एनएसयूआई को केएसयू कहते हैं वो हो, और जो एआईएसएफ है उसने भी यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए, या एसएफआई ने तो बहुत ही बड़े प्रदर्शन यहाँ पे राजभवन के सामने किए। और जहां तक यहाँ के पेपर लीक का सवाल है, यहाँ पर भी 2-3 बड़े बड़े पेपर लीक के मामले आए हैं, पर वो ज्यादातर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं, उनके पेपर लीक के मामले आए हैं। उसके लिए भी अभी जो है आंदोलन कई तरीके से चल रहे हैं, लेकिन एक जो शक्तिशाली आंदोलन अभी तक नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद उस तरफ भी जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे जो है, जो उद्योगार्थी है, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, वो जो है इससे काफी चिंतित हैं। तो ये मामला केरला के अंदर भी उभर कर आएगा, लेकिन उस पैमाने पे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पेपर लीक के इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं। जी। नहीं, लेकिन चूंकि अभी देखिए, अभी पेपर लीक का मामला वहां झारखंड में भी चल रहा है, रांची में आंदोलन चल रहा है पिछले 10 से 11 दिनों से।
और वहाँ वहाँ भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, या आपके केरला में हर जगह पूरे देश में लगभग जो है पेपर लीक हो रहे हैं, कम हो ज्यादा। और एसएससी के एग्जाम हो, वो चाहे ये केपीएससी के एग्जाम हो, जिसको सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो तमाम लीक हो रहे हैं। क्यों, क्या इस पर चर्चा होती है? आप तो राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं, सत्ता बदल गई, कम्युनिस्ट पार्टी से अब जो है वाम दल से अब जो है कांग्रेस सरकार आ गई, कांग्रेस मुखर विरोधी है, वाम दल मुखर विरोधी है दिल्ली में, और वही जंतर मंतर पर सारा पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, पेपर लीक न हो, पेपर लीक के चोरों को पकड़ो। पेपर लीक जब आपके यहाँ भी हो रहा है, सिविल सर्विसेज के भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो बड़ी बात है। और अगर सिविल सर्विसेज के पेपर लीक होते हैं और चोर नहीं पकड़े जाते हैं, नारे दूसरे स्टेट के भीतर लगाते हो, अपने स्टेट में आपके जो है पेपर लीक का सिस्टम बना हुआ है, तो क्या इस पर कोई चर्चा होती है या सब ठीक है? धनंजय जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। और ये समय आ गया है, यहाँ की जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वामपंथी पार्टी हो, उनको अपने भीतर झांकने की बहुत जरूरत है। अब वो ये नहीं कह सकते कि हाँ जी पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं है, तो दोबारा एक टेस्ट हो जाएगा। और जब भाजपा की बात आती है तब तो आप बहुत मुखर होकर बात करते हो, जब केंद्र सरकार की बात आती है तब तो बहुत मुखर होकर आप बात करते हो कि जी बच्चों का भविष्य खत्म हो गया। तो आपके राज्य में, आपकी सत्ता के अंदर जब ये होता है तो आप चुप नहीं बैठ सकते, या आप कोई अलग अलग एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं नहीं ये तो छोटा है या ये बड़ा है। देखिए, जो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन है, उसके अंदर जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को ठूंसा है, चाहे वो वामपंथी पार्टियों की सरकारें हो चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो, उस उन सारी चीजों के बारे में इनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अब उसके सोचना होगा इनको, क्योंकि ये कोई उनको कोई जो युवा है उसके लिए पेपर लीक, चाहे वामपंथियों की सरकार में हो चाहे भाजपा की सरकार में हो चाहे कांग्रेस की, उसके लिए तो वो बहुत नुकसानदेह है ना, उसके भविष्य को तो खत्म कर रहा है। तो इसलिए इन सभी पार्टियों को अब ये बैठकर सीरियसली सोचना होगा कि जी हमारे सरकार के बीच में तो कोई बात नहीं, वो ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो इसी तरह के आंदोलन जो है बढ़ के आएंगे और वो इनके हाथ से निकल जाएंगे, इनके हाथ में वो आंदोलन नहीं रहेंगे। अब समय रहते, जैसे आज मेरे ख्याल से कोई रिपोर्ट आ रही थी कि कर्नाटका में डीके शिव कुमार और प्रियंक खारगे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में गए और उन्हें बच्चों से, जहां पे कुछ परेशानियां थी, वो सीधे जाके कैंपस में बच्चों से बातें करने लगे। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं कि ऐसी बात केरला में भी होनी चाहिए। अगर सतीशन जी जाके बच्चों से बात करें, या जो जो टेस्ट जिन्होंने दिए बच्चे उनसे बात करें कि क्या समस्याएं, हम करेंगे इसको दूर, तो एक पॉलिटिकल विल जो है दिखाने का समय आ गया है। और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम सरकारें जो है, राज्य सरकारें, वो भाजपा चला रही है, और मैक्सिमम सरकारों में, भाजपा की सरकारों में भी पेपर लीक के मुद्दे चल रहे हैं। तो झारखंड ठीक है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बाकी जगह भी शुरू हो जाए, गुजरात में शुरू हो, हिमाचल में शुरू हो, पंजाब में शुरू हो, क्यों ना हो, सब जगह हो। तो पूरे हिंदुस्तान में जो है इस सिस्टम के खिलाफ, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा देश व्यापक आंदोलन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को, खासतौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्हें एक पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है। एक और देखा जा रहा है विलवेस्टर भाई, कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें छात्रों ने कहा है कि कोई पॉलिटिकल बात हमारे मन से नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको नहीं चाहिए, कोई झंडा नहीं चाहिए, हमको एग्जाम में सुधार चाहिए, सही समय पे एग्जाम हो और सही तरीके से एग्जाम हो, ये चाहिए। तो ये जो है एक छात्रों का जो आक्रोश है, और छात्र क्या चाहते हैं, बोला आप पार्टी पॉलिटिक्स अपने पास रखो, आप वाम दल हो, दक्षिणपंथी हो, कांग्रेस हो, मध्य मार्गी हो, सब उधर रखो, हमको चाहिए पेपर लीक न हो, हमको चाहिए समय से एग्जाम हो। ये एक आक्रोश को दिखाता है कि लोगों को लग गया कि अरे यार कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका एक हाल है। जब आप विपक्ष में रहते हैं तो चिल्लाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जब आप सत्ता पक्ष में बैठ जाते हैं तो आप भी वही करने लगते हो, उस सिस्टम को ठीक नहीं करते हो। क्या केरला में इस तरह का जन आक्रोश है? उनको लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स ये तो अपना करते रहे, लेकिन हमको ये चीजें ठीक चाहिए, इसमें कोई अगर आरएसएस का घुस रहा है या फलाना घुस रहा है वो नहीं चलेगा, आप टाइम पे एग्जाम लो,
टाइम पे आप जो है सही तरीके से रिजल्ट दो, ये बहुत जरूरी है। क्या आक्रोश है इसको लेकर के, क्या सुधार की बात की जा रही है? जी धनंजय जी, क्योंकि केरला में भी ओवर पॉलिटिसाइजेशन है। आप चाहे वाम मोर्चा को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, जब भी वो सत्ता में आते हैं तो वो अपने लोगों को भरने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो है आने वाले टाइम में ये बदलने का वक्त आ गया है। इसको इसी तरीके से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आप अगर ये बोलें कि जी वो भाजपा वाले अपने लोगों को भर रहे हैं या वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको कब्जे में लेने की, तो अगर आप भी अब वही काम करोगे तो फिर आपके ऊपर भी प्रश्न उठेगा ना। तो इसलिए आपको सबसे अच्छे, हालांकि वाम मोर्चा के या दूसरे पार्टियों के, कांग्रेस के राज में इतना ज्यादा पोलिटिसाइजेशन नहीं होता है, अच्छे लोगों को जरूर लाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है एजुकेशन से दूर हटके कुछ और ही पढ़ाने का वो कोशिश की जाती है। अच्छे लोगों को लाते हैं, हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी उनके साथ मेल खाती हो, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि जो ओवर पॉलिटिसाइजेशन है, उसको राजनीतिकरण है, उसको कम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जो नया युवा है वो आइडियोलॉजिकली उस बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं है, क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ भी गलत करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो तो उस आइडियोलॉजी के कोई मायने नहीं है। आइडियोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अच्छाई के लिए कीजिए, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। जस्ट बिकॉज कि आपके पास एमएलए की संख्या है, जस्ट बिकॉज आपके पास एमपीज हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो आप अगर गलत करेंगे तो आप उसको सही ठहराने की कोशिश करेंगे। वो तौर तरीका जो है बदलने का समय आ गया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, नॉट इन द सेंस ऑफ जो दूसरा है, लेकिन एक इसको जो है रिफॉर्म करने का जो वक्त आ गया है। और वो रिफॉर्म अगर आप उसको स्ट्रेस करेंगे तो उसको ओवरऑल जो उसका जो फाइनल वो होगा, वो खास तौर पर जो आरएसएस और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी या उनको इसमें इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसका भी वो काउंटर होगा। तो वो काउंटर, अगर आप उस काउंटर को जो है अपने पॉलिटिसाइजेशन से नहीं कर सकते, आप उसको तभी कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट तरीके से उसको काउंटर करोगे, तभी जनता को समझ आएगा। वरना क्या होगा कि मेरी पॉलिटिक्स तेरी पॉलिटिक्स, मैं अपने लोगों को भरूंगा, तुम अपने लोगों को भरो, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो रियल रिफॉर्म है उसकी तरफ मेरे ख्याल से जो वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, उनको इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी के मन में वो सारी चीजें हैं, जब भी हम सुनते हैं उनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब तक राज्यों के अंदर उनकी पार्टियां या उनकी सरकारें इस आशय को लेकर, इस आइडिया को लेकर आगे नहीं चलेंगे, तब तक मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। और जो भी लड़ाई आप भाजपा के खिलाफ लड़ोगे वो भी कमजोर लड़ाई होगी, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में वो कर रहे हो तो आप किस तरीके से उसको लड़ पाओगे वहां पर। तो वो मुझे लगता बहुत है कि वक्त आ गया है। बहुत सही कहा आपने। आपके पास जितने भी स्टेट हैं, केरल है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, इन झारखंड भी है, हिमाचल प्रदेश है, तो इन स्टेट्स में सुधार तो कीजिए। आप अब बदलिए, तो आप देखिए तो कि हाँ, पेपर लीक हमारे यहाँ नहीं होता है। हमने ये सिस्टम बनाया, इससे किसी कीमत पे पेपर लीक नहीं होगा। हमने ये सिस्टम बनाया, इसमें से किसी भी लेवल पे एग्जाम्स लेट नहीं होंगे, रिजल्ट्स लेट नहीं आएंगे, विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं होगा। ये करके तो दिखाइए आप अपने। एजुकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है ना, सारी तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट तय नहीं करती चीजें, स्टेट गवर्नमेंट करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। और अब तमाम साथी जो देख रहे हैं, वो क्या कैसा लगता है कार्यक्रम हमारा, ये नया आइडिया, नया कार्यक्रम, ये जरूर बताइएगा। और गिलवेस्टर भाई, बहुत बहुत आभार आपका। आपने समय, व्यस्ततम समय से समय निकाल करके आप आए, और फिर अगले सप्ताह हम आपके साथ संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।